हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब आइए हम देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम इसमें कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन या तो बोल के किया जाता है या लिख के किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला टाइप क्या है, लिसनिंग। लिसनिंग मतलब क्या होता है, सुनना। देखिए, लिसनिंग या किसी की बात को सुनना भी एक आर्ट है, एक कला है। आप कितने धैर्य के साथ, कितने बेहतर तरीके से उसकी बातों को सुन के समझ सकते हैं, ये भी एक प्रकार की कला होती है जिसको हमें आना चाहिए। लिसनिंग कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स, वन टू हियर एंड व्हाट इज बीइंग सेड एंड सेकंड इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। लिसनिंग, जब हम किसी की बात सुनते हैं तो उसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक जो हमने सुना और एक जो हमने समझा कि क्या कहा गया, उसको सुन लिया, और दूसरा कि क्या कहा गया उसको हमने समझा भी। दोनों ही एस्पेक्ट बहुत ही इफेक्टिव हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। अभी अगर हम रीसेंट की बात करें तो अभी पे लिसनिंग की जो आर्ट है उसको बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है और उसको बहुत वैल्यू दी जा रही है। आपको पता होगा कि जितने साइकाइट्रिस्ट होते हैं, एक पूरी की पूरी मनोविज्ञान की एक डिपार्टमेंट है जिसमें सिर्फ आर्ट ऑफ लिसनिंग सुनाई जाती है। कोई व्यक्ति है बहुत परेशान है, वह कुछ बातें कहना चाहता है पर कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है, वो खुल के आपसे बात नहीं कर पाता है। कई लोगों के अंदर ऐसी कुछ हिचक होती है कि वो अपनी बात को खुल के सामने नहीं रख सकते हैं। तो इसमें सुनने वाले की कला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह से आप अपने सामने वाले को, बोलने वाले को और कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और साथ ही साथ और उसको प्रमोट कर सकते हैं कि वो अपने बारे में और खोल के और ज़्यादा बताए। ठीक, अब धीरे धीरे जो आर्ट ऑफ लिसनिंग है इसको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये आर्ट ऑफ लिसनिंग प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम रिसेंट में देखें आउटसाइड इंडिया, आर्ट ऑफ लिसनिंग इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी किया जा रहा है प्रमोट, कि जब कोई कैदी या जब कोई भी अपराधी, क्रिमिनल हो या नॉन क्रिमिनल हो, जब पुलिस उसको इंटरोगेट करती है तो कुछ बातें होती है जो वो मुंह से बताता है और कुछ बातें होती हैं जो वो अपने हाव भाव से प्रकट कर देता है। तो वो भी आर्ट ऑफ लिसनिंग में आती है कि आप उसके हाव भाव और उसके डर को और उसके नर्वसनेस को, उसके बात करने के तरीके को भांप के ये समझ सकें। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, और अब ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सबसे कॉमन जो हम लोग हैं स्पीकिंग, सेकेंड पार्ट। स्पीकिंग मतलब बोलना। बोलने के बारे में हम सब जानते हैं कि जितना बेहतर व्यक्ति बोल सकता है वो उतना अच्छा एक कुशल कम्युनिकेटर, स्पीकर, मैनेजर साबित होता है। ठीक, ये क्या है, ये एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक, हमें स्पीकिंग स्किल को इन्हांस करने से पर्सन और ज़्यादा और ओपनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक, इसमें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकर टू हैव अ डेप्थ। किसी भी व्यक्ति को अच्छी स्पीकिंग स्किल होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको ग्रामर की, वोकैबलरी की, प्रोनाउंसिएशन की और लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज हो। लैंग्वेज मतलब भाषा, प्रोनाउंसिएशन मतलब आप शब्दों का उच्चारण किस तरह से करते हैं। ठीक, वोकैबलरी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपको आने चाहिए कि इस चीज़, इस पर्टिकुलर एक्शन या इस पर्टिकुलर काम के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रामर मतलब व्याकरण की भी अच्छी आपको ज्ञान होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एक कुशल स्पीकर, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। ठीक, उसके साथ साथ जो ही मस्ट पोजेस एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच एट्रीब्यूट्स। ठीक, स्पीच, ये चार चीज एक कुशल स्पीकर बनने के लिए, चार चीज तो इंपॉर्टेंट है ही। क्या चार चीज, ग्रामर, वोकैबलरी, प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज। इसके साथ साथ आपको स्पीच एट्रीब्यूट होना चाहिए। स्पीच एट्रीब्यूट मतलब आपको कितनी ऊंची आवाज़ पे बोलना है, कितने धीमे स्वर पे बोलना है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलना है कि आराम आराम ठहराव से बोलना है, आपकी वॉइस क्वालिटी, और साथ साथ इंटोनेशन। मतलब इंटोनेशन का मतलब होता है कोई टोन, जैसे इंग्लिश ही है, जब हमने देखा होगा कि साउथ इंडियन इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है, हेलो सर, व्हाट सर। ठीक, बिहारी लोग जब बोलते हैं कि व्हाट सर, ठीक, सर, ये क्या हो गई, सेम वर्ड है
बट प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, सर का तो प्रोनाउंसिएशन सर ही है, पर बोलने की जो टोन होती है वो बदल गई, तो उस टोन को हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन। हाँ, और वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको ग्रामर के साथ साथ, आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है एक कुशल स्पीकर बनने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ना। ये क्या है, ये बहुत ही पुराना तरीका है और साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रीड करना इतना आसान नहीं है। ठीक, इसको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा गया है, जिसमें शब्दों को समझना पड़ता है। ठीक, उनको समझना पड़ता है और ये समझना पड़ता है कि आखिर इन शब्दों के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है। जैसे आप कभी साहित्य की किताब पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, आप पोएम्स पढ़िए, तो उसमें जो कवि या फिर लेखक जो कहना चाहता हो, हर व्यक्ति पढ़ने वाला उसका एक अलग मतलब निकालता है। तो इसीलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा गया है। ठीक, रीडिंग हैज टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, नेमली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग रेड एंड इवेंचुअली एक्नॉलेजिंग इट व्हाइल रीडिंग इट। ठीक, मतलब उस बात को समझना, उस बात को पढ़ना कि रीडर ने क्या कहा है, और फिर उसको एक्नॉलेज करना, मतलब उसको समझना कि क्या कहना चाहता है। ठीक, जब आप पढ़ रहे हैं, इसमें एक फायदा होता है कि जो रीडर होता है उसके पास बहुत समय होता है उस मैसेज को अपने हिसाब से समझ लेने का। ठीक, एक रीडर के पास बहुत ज़्यादा समय होता है उसका एक रिस्पॉन्स तैयार करने का, उसको मैसेज को रीड करके समझने का, उसको एब्जॉर्ब करने का। ठीक, उसको अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैटर। वेयरएज जब वही बात, अगर सेम बात अगर आप पढ़ने के बजाय कोई आपको बोल रहा हो, तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास बहुत कम समय होता है। ठीक, तो रीडिंग का एक ये प्लस पॉइंट है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति ने, आपके एक बहुत दूर के मित्र ने बहुत सालों बाद पत्र लिखा कि मुझे 2000 रुपये की अत्यंत आवश्यकता है, मैसेज किया कि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे भेज सकते हो। ठीक, अब आपने वो मैसेज पढ़ा और आप वो पैसा देना नहीं चाहते उसको, तो आप आराम से समय लेके 10 प्रकार का बहाना खोज सकते हैं कि मैं क्या कह दूं और मैं इस सिचुएशन से बच जाऊं। पर वहीं अगर वह व्यक्ति सामने से आपसे पैसा मांग ले कि सुनो यार मुझे ज़रा 2000 रुपये दो, मैं तुम्हें अभी 2 दिनों में वापस करता हूँ, तो आप तुरंत हड़बड़ा जाएंगे और उस समय आपका माइंड हो सकता है तुरंत उतने बहाने प्रोसेस ना कर पाए। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि जो भी व्यक्ति वाइल रीडिंग, द रीडर हैज़ एम्पल मतलब पर्याप्त, काफ़ी समय होता है टू मेंटली एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द मैटर, whereas when a person is listening to someone he does not get sufficient time to think over what is being said। ठीक, उसको जो आपने कहा है उसको बहुत ज़्यादा सोचने का, उसको गहराई से समझने का मौका नहीं मिलता है। ठीक, फिर लास्ट टाइप क्या है, लास्ट प्रकार है राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना। सारे बिजनेस, सारे ऑफिसेज मोस्टली इसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, एक पिक्चर है कागज़ करके, उसमें ये बात है कि एक व्यक्ति होता है, उसको कागज़ पे लिख दिया जाता है कि ये मर गया, ये मृत है, ये जो है ये व्यक्ति इतने साल पहले मर चुका है। वह व्यक्ति सामने खड़ा होता है पर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक कागज़, एक डेथ सर्टिफिकेट ये कहता रहता है कि यह व्यक्ति मर चुका है। तो इसमें, इस पूरी पिक्चर में यही दिखाया गया है कि लिखी हुई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उससे ज़्यादा वैल्यूबल कुछ नहीं है। तो जो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो सारा, मोस्टली सारे बिजनेसेस, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। आपका बिजनेस, अगर आपका रिटन डॉक्यूमेंट, आपका जो राइटर है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को लिखता है, अगर वह व्यक्ति उस बात को सही से नहीं लिखता है तो आपका बिजनेस को वो बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है। लिखने पे एक मुझे वाक्या याद आ गया, मैं छोटा सा एग्जांपल है दे ही देता हूँ कि एक बार एक ऑफिस था, वहाँ पे एक जो व्यक्ति कंप्यूटर पे टाइप करता है, इस लेटर को फॉर्म करता है, उसको कहा जाता है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो उससे कहा गया कि सुनो, एक नोटिस निकाल दो, एक ऑर्डर निकाल दो, जनरलाइज्ड ऑर्डर निकाल दो कि जो हमारे यहाँ पे, हमारे ऑफिस में जो पद रिक्त हैं, जो पद भरे नहीं गए,
उन पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिया जाए। ठीक, लिखने वाले व्यक्ति ने उसको लिख दिया कि जो पद भरे नहीं जा सके उन पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिया जाए। ठीक, जो पद, लिखना क्या था, जो पद भरे नहीं गए, ठीक, उनको भरने के लिए इंटरव्यू लिया जाए। और उस व्यक्ति ने लिख क्या दिया, जो पद भरे नहीं जा सके उन पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिया जाए। गवर्नमेंट ऑर्डर था, साइन हो गया, भाई सबने साइन वाइन करके अधिकारियों ने उसको आगे बढ़ा दिया। जब इंटरव्यू की बारी आई तो जो व्यक्ति ने पढ़ा उसने कहा कि सुनो, इसमें तो ऐसा लिखा है कि जो पद भरा नहीं जा सकता उसके लिए इंटरव्यू लिया जाए। हमारे ऑफिस में तो कोई ऐसा पद ही नहीं है जो भरा नहीं जा सकता, मैं चाहूं तो हर पद भर लूं। तो उसने इस ऑर्डर को कैंसिल करके अपने हिसाब से सारे अपॉइंटमेंट्स कर लिए। तो सोचिए, एक छोटे से रिटन डॉक्यूमेंट के खेल में इतने सारे अपॉइंटमेंट्स उस व्यक्ति ने खुद से कर लिए, रेदर देन गवर्नमेंट ने कहा कि अरे मैंने ऑर्डर निकाला था। अब वो कहा हाँ साहब आपने ऑर्डर निकाला था, इसमें उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो पद भरा नहीं जा सकता है, तो ऐसा कोई पद ही नहीं था जो मेरे द्वारा भरा नहीं जा सकता था, तो मैंने जो है इसीलिए सारे पद भर लिए। कोई ऐसा पद ही नहीं बचा जो भरा नहीं जा सकता। अगर कोई नहीं भरा जा सकता होता तो मैं उस पद के लिए इंटरव्यू ले लेता। ठीक, तो इसीलिए रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है। ऑफिशियली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आपका पूरा का पूरा बिजनेस रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन पे ही डिपेंडेंट होता है। अ लॉट ऑफ परसिवेरेंस एंड resolution goes into developing a good writing skills। परसिवेरेंस और resolution क्या होता है? परसिवेरेंस का मतलब होता है लगे रहना। ठीक, बहुत मेहनत से, बहुत लगन से, ठीक, बहुत मेहनत और लगन से आप लगे रहते हैं, तब आप एक अच्छी राइटिंग स्किल, मतलब एक अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप कर पाते हैं। ठीक, इसी के साथ हमने 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देख लिया। पहला क्या था, लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा राइटिंग। आइए अब हम आगे देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एसेंशियल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि कम्युनिकेशन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन में, कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, अपने कम्युनिकेशन को ऐसी कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उस कम्युनिकेशन में होनी चाहिए कि उस कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकें। फर्स्ट है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्लैरिटी मतलब सफाई, पर्पस मतलब उद्देश्य। ठीक, आपको जो बात करने का उद्देश्य है कि हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, वह उद्देश्य बहुत ही साफ होना चाहिए दोनों के मन में, सेंडर मतलब बोलने वाले के भी मन में और सुनने वाले के भी मन में। ठीक, जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस से बात करते हैं। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि कोई फालतू बातें कर रहा है, करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फालतू बातें भी करते हैं, पर बिजनेस कम्युनिकेशन में मोस्टली हम किसी स्पेसिफिक मकसद से किसी से बात करते हैं। ठीक, तो जब भी हम बात कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर दोनों को उस बातचीत का उद्देश्य बहुत ही साफ होना चाहिए। ठीक, कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा आपसे बात करने का क्या उद्देश्य है। अगर हम दोनों, सेंडर और रिसीवर दोनों का उद्देश्य क्लियर नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो हमारी बातचीत है उसका मैसेज बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक, सेकंड क्या है, नो टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब होता है, वह जनता जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसके तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा है कि पोस्टर भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक, अब मान लीजिए कि हम एक ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रचार कर रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रचार कर रहे हैं, मान लीजिए तमिलनाडु के एक गांव में हम प्रचार कर रहे हैं। ठीक, हमारा एक शैम्पू की कंपनी है, हम शैम्पू बनाते हैं और हम चाहते हैं कि इस गांव में हमारा प्रचार हो जाए और सब पूरे गांव वाले हमारी कंपनी का शैम्पू खरीदें। पर हमने जो पोस्टर लगा रखा है वो हिंदी में लगा रखा है, तो क्या कोई व्यक्ति उस पोस्टर को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका बिजनेस को नुकसान होगा और बात, कम्युनिकेशन पूरी ही नहीं हो पाई। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पहले वहाँ की टारगेट ऑडियंस को समझें, जिसके तक हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, पहले हम उनको समझें और फिर उनकी समझ के हिसाब से हम अपना मैसेज
डिलीवर करें। ठीक, बहुत सीधी सी बात है कि मान लीजिए आपको एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया एक स्कूल में जहाँ पे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। आप वहाँ जाइए और आप खूब बड़ी बड़ी न्यूक्लियर साइंस की बातें करने लगिए कि अरे अगर आप ये पढ़ लेंगे, इतने बैक्टीरिया होते हैं, इस प्रकार से मोशन होता है आइंस्टाइन। क्या वो बच्चे समझ पाएंगे? नहीं, 2 मिनट में बोर हो जाएंगे। तो आपको उस प्रकार की बातें करनी चाहिए जिस प्रकार की आपकी ऑडियंस हो। ठीक, sender before sending any message gather information about the receiver that he or she can deliver a good quality of message। पहले जो आपका रिसीवर है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए कि उसको कौन सी भाषा आती है, वो किस लेवल का है, क्या बातें समझ सकता है। उसके बाद ही आप मैसेज डिलीवर करिए, तभी जाके आपका मैसेज पूरी तरह से वहां पे डिलीवर हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है एडुकेट इंफॉर्मेशन। एडवोकेट मतलब पर्याप्त। ठीक, एडवोकेट मतलब पर्याप्त। तो ये एडवोकेट इंफॉर्मेशन मतलब पर्याप्त जानकारी। किसी भी कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, करेक्ट तरीके से पास करने के लिए हमें रिसीवर के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए कि उसको क्या भाषा समझ में आती है, क्या उसका लेवल ऑफ नॉलेज है, कैसा वो व्यक्ति है, ठीक, किस पद किस ओहदे का व्यक्ति है, उस हिसाब से हमें उसको अपना मैसेज देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप सामने एक मान लीजिए किसी कंपनी के रजिस्ट्रार को आप पत्र लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, तो रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू से दैट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट, इस तरह से शुरू करेंगे। ठीक, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप किसको मैसेज भेज रहे हैं, तो आप सीधा अगर लिख दीजिए कि दिस नीड टू बी डन, डू दिस एज सून एज पॉसिबल। वो व्यक्ति, अगर वो अधिकारी है, वो व्यक्ति ऐसे लेटर पढ़ेगा, फाड़ के फेंक देगा कि अरे ये आदेश दे रहा है मुझे, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, ये मुझसे नीचे का व्यक्ति मुझे आदेश कैसे दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस व्यक्ति को अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं उसके बारे में पहले से पर्याप्त जानकारी रखिए। ठीक, यहाँ पे एक शब्द, द सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन मस्ट बी वेल वर्स्ड अबाउट द मैसेज कॉन्टेंट and should be able to appreciate to the nature of the communicated message। ठीक, जो व्यक्ति, जो सेंडर जो इंफॉर्मेशन को भेज रहा है उसको इंफॉर्मेशन के बारे में भी वेल वर्स्ड होना चाहिए। वेल वर्स्ड मतलब पूरी तरह से उसको जानकारी होनी चाहिए, पूर्णतः उसकी जानकारी होनी चाहिए कि वह मैसेज क्या भेज रहा है, और उसकी भी जानकारी उसको पूरी तरह से होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इफेक्टिव प्लानिंग। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या उसको मैसेज पहुंचा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब कुछ प्लान करके रखिए, तभी आपका मैसेज फ्रूटफुल होगा। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो फ्रूटफुल होगा अगर वो वेल प्लान्ड या प्रॉपरली प्लान्ड तरीके से है। ठीक, जब भी आप अपना कम्युनिकेशन का प्रोसेस प्लान कर रहे हैं तो जो सेंडर है उसको अपना कंटेंट, अपने शब्द, डिजायर्ड फीडबैक और अपना रिजल्ट और इन सब चीज़ों को पहले से प्लान करके रखना चाहिए कि अगर आप उसको बोलेंगे तो आप उससे फीडबैक कैसे लेंगे, आपका मैसेज किस प्रकार से डिलीवर होगा, अगर वह ऐसा फीडबैक देता है तो मेरी तरफ से मैं आगे क्या बोलूँगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, और इन सारी चीज़ों को पहले से आप प्लान करके रखिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लान करके नहीं रखते हैं तो इवेंचुअली और आपका इफेक्टिवनेस धीरे धीरे खोता जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपको अगर मैसेज देने आऊँ कि मैं आऊँ और बोलूँ कि कल छुट्टी है, सामने से स्टूडेंट पूछेगा सर छुट्टी क्यों है। अब मुझे इसकी जानकारी ही नहीं है, मैंने प्लान ही नहीं किया है कि वो अगर ऐसा सवाल पूछ दिया जाएगा तो मैं क्या करूँगा। वहीं अगर मुझे पता है कि नहीं कल इस कारण से छुट्टी है तो क्या है, मेरे मैसेज की इफेक्टिवनेस बनी हुई है, अदरवाइज वो इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट है एक्सट्रीम फीलिंग्स शुड बी अवॉइडेड। एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल हद तक। ठीक, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एक्सट्रीम, बहुत हद तक। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। ठीक, बहुत ही हद तक जो है भावनाओं को हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप गुस्से में आप एक दुकान पे गए और उस दुकानदार ने आपको कुछ गलत सामान बेच दिया। ठीक,
अब आप उससे यह बात करने गए हैं कि आपने जो मुझे सामान बेचा है वो गलत है, मुझे ये सामान नहीं चाहिए, आपने खराब सामान बेच दिया है। अब आप वहाँ जाइए और अपनी बात को सामने रखिए, बिना एक्सट्रीम फील किए, मतलब बिना बहुत ज़्यादा गुस्से के आप अपनी स्ट्रेट बात करिए कि देखिए आपने जो मुझे सामान दिया है ये गलत है, ये ख़राब है, मुझे नहीं चाहिए, आप इसको वापस ले लीजिए और मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ठीक, एक तरीका। दूसरा, आप वहाँ पहुँचे और बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ये क्या देती है, वो बेकार है, ले जाओ फेंको इसको, हटाओ। इससे क्या होगा, आपकी बातें क्लियर भी नहीं हो पाएंगी। गुस्से में आप इतना बोलेंगे उससे तो हो सकता है सामने वाले से आपका वाद विवाद बढ़ जाए, झगड़ा बढ़ जाए, पर आपकी बात की जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक, तो यही कहा गया है, नेगेटिव फीलिंग्स लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन शुड नॉट बी incorporated in the message as they are generally lead to distortion of the intended message। जो आप बात कहना चाहते हैं उसको डिस्टॉर्ट मतलब तोड़ मरोड़ दी जाती है। ठीक, जो बात आप कहना चाहते हैं, जो बात आप करना चाहते हैं, आपकी एक्सट्रीम फीलिंग्स की वजह से वह बात को तोड़ मरोड़ हो जाती है। The sender should bear in his mind that the words one communicated cannot be taken back। एक बार धनुष से निकली तीर और मुख से निकले शब्द अगर एक बार चले गए तो वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए आपको हमेशा बहुत सोच समझ के, अपनी गुस्से पे कंट्रोल करके, अपनी एक्सट्रीम फीलिंग्स पे कंट्रोल करके आपको बोलना चाहिए। क्योंकि आप एक बार अगर कोई मैसेज दे देते हैं और अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में मतलब यहाँ पे है फिट ऑफ रेज, मतलब एकदम गुस्से के आवेश में अगर आप कोई बात कह देते हैं तो उसकी वजह से आप जिससे, मतलब जो रिसीवर है, उससे आपके संबंध खराब भी हो सकते हैं। 6th पॉइंट है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब ऑनेस्टी, मतलब आपकी ईमानदारी। जो भी बात आप कह रहे हैं उसमें आपकी ईमानदारी की एक झलक होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को मिसलीड करने के लिए या जो है आप चीटिंग की भावना से उसको मैनिपुलेट करने के लिए बातें ना करें। क्योंकि एक बार अगर व्यक्ति का आपकी बात से भरोसा उठ जाता है, ट्रस्ट उठ जाता है, तो कभी भी आपका कम्युनिकेशन उसके साथ इफेक्टिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम फैक्टर। व्यक्ति को समय का ध्यान रख के बातें करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी में है और आप उससे बहुत धीमे धीमे बात कर रहे हैं तो वो आपसे चिड़चिड़ा हो सकता है आपको डांट दे या कुछ आपकी बातों को ना सुने। तो हमें हमेशा टाइम को ध्यान रखते हुए सही स्पीड में बात करनी चाहिए। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा है या उसको बहुत जल्दी है और आप बहुत धीरे धीरे बातों को बता रहे हैं, तो इस तरह से हमेशा टाइम को ध्यान में रखते हुए ही हमें सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाहिए। और दूसरी बात कही जाती है कि सही मौका देख के बात करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि बहुत दुखी है और आप उससे कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसमें आपको लग रहा है कि ये तो बड़ी मजाक वाली बात है, तो इसीलिए हमेशा कहा गया है कि सही समय देखकर बात करना चाहिए। ठीक, तो दोनों चीज़ें, आपको अपनी स्पीड, बोलने के तरीका और सही समय देखकर सही बात, उस प्रकार की बात को करना चाहिए। 8वां एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स एंड मोड्स। जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं तो हमें एप्रोप्रिएट माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे 100 स्टूडेंट्स को ये बताना है कि कल छुट्टी है, आप कॉलेज मत आइएगा, तो एप्रोप्रिएट मोड क्या है, एक नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा दीजिए, सब 100 स्टूडेंट उस नोटिस को पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे कल छुट्टी है नहीं। या दूसरा, मैं एक स्टूडेंट को फ़ोन करूं कि हेलो कल छुट्टी है तुम मत आना, फिर नेक्स्ट होकर हेलो कल छुट्टी है तुम मत आना। ये क्या है, ये एक एप्रोप्रिएट मोड नहीं है। तो हमेशा हमें अपनी बात रखने के लिए सही माध्यम, चैनल को चुनना चाहिए। ठीक, इससे क्या होता है, आपका जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी बना रहता है। ठीक, क्या होता है, एक चीज़ और है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से कोई बात ओरली कर लेते हैं। ठीक, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके साथ डील किया कि सुनिए आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपये लौटा दूंगा। ठीक, आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, 3 महीना बीत गया, जब 3 महीने बाद आप अपने पैसे लेने आए तो मैंने कहा कौन सा पैसा आपने मुझे कहाँ दिया है, कहाँ लिखा है, दिखाइए। तो इसीलिए हमेशा जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। वहीं पे अगर आप एक स्टैम्प पेपर पे बात लिख लीजिए कि इन्होंने मुझसे 10,000 रुपये लिया है और इतने महीनों में देने के लिए वादा किया है, और नीचे हमारा और आपका हस्ताक्षर रहेगा, तो आप दिखा सकते हैं, देखिए आपने यहाँ पे लिख के नीचे हस्ताक्षर किया था कि मैं इतने महीनों में दे दूंगा, अब आप दीजिए। ठीक, तो इसीलिए सही फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिस बात को ओरली कहना है उसको हमें ओरल फॉर्म में कहना चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन में ज़्यादातर बातें रिटन फॉर्म में ही होती हैं और वैसे ही होनी चाहिए।
ठीक। उसके बाद क्या है, कॉस्ट कॉन्शियस। कॉस्ट कॉन्शियस क्या होता है कि हम जो भी बातें करते हैं उसका माध्यम जो है वो कॉस्ट कॉन्शियस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बात को कर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कल छुट्टी है, मैं अगर एक नोटिस लगा दूं वो शायद मुझे 1 रुपए की पड़ेगी, एक फोटोकॉपी, एक पेपर 1 रुपए की। पर मैं अगर 100 लोगों को फोन करके ये बात बताऊं कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, तो इसमें मेरा अगर मान लीजिए एक कॉल करने का मुझे 1 रुपए लगता है तो 100 रुपए लगेगा। तो हमेशा हमें बात करते वक्त इस कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, मॉनेटरी मतलब पैसे से संबंधित, जो भी चीज मनी से संबंधित होती है उसको हम लोग मॉनेटरी कहते हैं। ठीक, मॉनेटरी एस्पेक्ट शुड आल्सो बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेंडिंग अ मैसेज। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाउएवर दिस कॉस्ट वेरीज अ लॉट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एड यूज्ड। जिस प्रकार से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे उतना ज्यादा, मतलब उस पे ये डिपेंडेंट करता है कि क्या कॉस्ट आ रही है। ठीक, देखिए हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और इसीलिए अगर सही से उसको नहीं किया गया, इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को नहीं किया गया, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक कंपनी को पड़ सकती है। ठीक, समझ गए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। कल हम लोग शायद एक लाइव वीडियो में थे, उसमें एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। ठीक, मैंने उसको बोला भी था कि हम आगे की क्लास में इसको देखेंगे, और एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे दिया था उसको कि क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन तो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहला क्या है इंपॉर्टेंस इसका, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए या प्लान करने के लिए सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज होती है आपसी बातचीत। अगर हमें किसी भी चीज की योजना बनानी है, कुछ भी डिसाइड करना है, तो बिना बातचीत किए हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक संवाद, एक बातचीत होना बहुत जरूरी है। ठीक, क्वालिटी ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। जितना अच्छा मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में बातचीत रहेगी उतना ही अच्छा मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है। ठीक, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ लाने के लिए, एक साथ समझने के लिए। ठीक, और उसके बिहाफ पे सारे प्लान्स और सारे डिसीजंस को बनाने के लिए। ठीक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एड्स मतलब मदद करना, एड्स मतलब मदद करना इन एप्रोप्रिएट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट। किसी भी प्लान या पॉलिसी, पॉलिसी मतलब नीतियां, जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, जो उनकी नीतियां होती हैं, उनको बनाने में और उनको एग्जीक्यूट करने में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा क्या है, इंश्योर्स कंटिन्यूअस एंड इफेक्टिव वर्किंग। ठीक, ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस मतलब लगातार होने वाली, और एफिशिएंट, इफेक्टिव नहीं सॉरी एफिशिएंट, मैंने इफेक्टिव बोल दिया था। एफिशिएंट वर्किंग, एफिशिएंट मतलब कुशलता से, बहुत ही मैक्सिमम, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। ठीक, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट और कंटिन्यूअस काम कराते रहने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉयज के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदल सकता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए जब पहले के ज़माने में जब इतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन नहीं था और भारत में सिर्फ भारत की ही कंपनीज में काम होता था, तब सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम होता था। ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 5 हुआ करती थी। ठीक, आज भी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो 9 से 5 ही चल रहे हैं। पर जैसे जैसे MNCs आने लग गई, मल्टीनेशनल कंपनीज, अब अगर मान लीजिए कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस ना हुआ होता, तो जब यहाँ पे रात होती है तो अमेरिका में उस टाइम सुबह होती है। पता चला कि जब हमारा ऑफिस 5 बजे बंद हो रहा है तो अमेरिका का ऑफिस वहाँ पे खुल रहा है, वहाँ पे शुरू हो रहा है। तो अगर ये कम्युनिकेशन नहीं है और अमेरिका कोई कंपनी ऐसी है जिसका भारत में भी ऑफिस है और अमेरिका में भी ऑफिस है, तब तो आपस में कभी कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो मैनेजमेंट में आपस में बात किया, कम्युनिकेट किया, और उसके हिसाब से यहाँ के ऑफिस की टाइम वहाँ के ऑफिस के टाइम के हिसाब से बदल दिया।
जिसकी वजह से आपको पता ही है कि बहुत सारे भारत में ऐसी कंपनीज हैं जो कि रात में काम करती हैं, नाइट शिफ्ट करती हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उनका ऑफिस अमेरिका में भी होता है, यहाँ भी होता है। अगर हमें उनके हिसाब से काम करना है तो उनके समय पे हमें काम करना होगा। ठीक, थर्ड क्या है? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। सेम एग्जांपल है। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? तालमेल। ठीक, कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल। तो अगर जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि आपस में तालमेल बैठाए रखने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो शूज़ बनाती है। ठीक, शूज़ बनाती है और अगर उनके बीच में आपस में सही तालमेल नहीं है तो पता चला कि ये पूरी टीम भी सिर्फ राइट लेग बना रही है और वो पूरी टीम भी सिर्फ राइट लेग बना रही है। हमें 2000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने थे, हमारे पास 2000 राइट लेग हो गए और दूसरी टीम से भी 2000 राइट लेग ही हो गए। तो हमारे पास 4000 राइट लेग का शूज़ है पर लेफ्ट लेग का एक भी नहीं है। तो क्या है? आपसी तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और वो आपसी तालमेल कैसे बनेगा? कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट है इंप्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर की भी एफिशिएंसी को वो इंप्रूव करने में मदद करता है। ठीक, जो मैनेजर की जो एफिशिएंसी है वो इस पे डिपेंड करती है कि वो कितना अच्छा और कितना इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक, वो कितना अच्छा और कितना इफेक्टिव। अगर जितना अच्छा मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, बातचीत रख पाएगा, वो उतना ही अच्छा मैनेजर कहलाएगा। ठीक, communication make it possible for the management to communicate its aim, requirement, issues, instructions and orders in order to allocate jobs and duties and assess the performance of the subordinate। जो कम्युनिकेशन होता है उसके ही वजह से जो मैनेजमेंट होता है वो अपने एम, मतलब वो क्या चाहता है, उसके बाद उसकी दिक्कतें क्या हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, उनके ऑर्डर्स क्या हैं, वो सब कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब अपने जूनियर्स को, अपने नीचे के एम्प्लॉयज को बता पाते हैं। ठीक, और इन रिटर्न जूनियर कैसा काम कर रहे हैं उसको भी एसेस कर पाते हैं। प्रमोट्स कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन। आपसी, कॉर्डियल का क्या मतलब? कॉर्डियल मतलब प्यार भरा। ठीक, एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, एक दूसरे के लिए प्यार भरा रिश्ता बनाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब दो कंपनीज, दो इंडस्ट्रीज के बीच में एक जुड़ा हुआ एक प्यार भरा रिश्ता बनता है। कैसे? जब हम बातचीत करते हैं, मान लीजिए दो कंपनीज हैं और वो सेम प्रोडक्ट बना रही हैं। मान लीजिए दोनों कंपनीज शर्ट बना रही हैं, दोनों ने मिल के कम्युनिकेट करके एक दूसरे से बात कर लिया कि यार देखो, कुछ भी हो ठीक है, कुछ भी डिस्काउंट हो, पर एक शर्ट की कीमत 500 रुपये से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? एक कम्युनिकेशन हो गया, एक म्यूचुअल डिसीजन हो गया। अब क्या है कि मार्केट चाहे जैसा हो, अगर ये कंपनी भी 500 रुपये में बेच रही है और वो कंपनी भी 500 रुपये में बेच रही है, तो मार्केट में एक फेयर डिसीजन फैला हुआ है। अगर ये कोऑर्डिनेशन ना होता, ये कम्युनिकेशन ना होता, तो पता चला ये कंपनी 500 की बेच रही है, इसको नीचे करने के लिए ये कंपनी 400 में बेचने लगती, ये 300 में बेचने लगती, ये 200 में बेचने लगती। इससे क्या होता? पूरा मार्केट खराब हो जाता और एक टाइम ऐसा आता कि दोनों कंपनियों को नुकसान हो रहा होता। ठीक, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन बना रहे। और वो रिलेशन कैसे बनता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट क्या है? हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप मतलब नेतृत्व या नेता, जिसको हम लोग कहते हैं नेतागिरी। ठीक, आपको जैसे जो एक इफेक्टिव जो है लीडरशिप के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब उनके बीच में अच्छी खासी तालमेल है और अच्छी खासी बातचीत होती है, तो उन्हीं के बीच से एक व्यक्ति उनका यूनियन का लीडर बनेगा। अब अगर वो यूनियन लीडर के बीच में और इन सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छे से बातचीत नहीं होती है, ये यूनियन लीडर इन सारे मज़दूरों की, इन सारे अपने कर्मचारियों की दिक्कतों को पहले से नहीं जानता है और नहीं उनसे बातचीत करता है, तो वो ऊपर के मैनेजमेंट को अपने इश्यूज़ कैसे बताएगा, अपनी प्रॉब्लम, अपनी दिक्कतें कैसे बताएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है? एक कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव लीडरशिप बनाने में भी बहुत मदद करता है। ठीक, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव लीडरशिप एंड ब्रिंग्स द लीडर
एंड द फॉलोअर्स क्लोज्ड टू ईच अदर। ठीक, यहाँ पे क्या कहा गया है, लीडर किसको माना गया है, मैनेजर को। जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मैनेजर ही उनका लीडर होता है। तो मैनेजर्स को और उनके सबऑर्डिनेट्स मतलब उनके एम्प्लॉयज को एक साथ पास लाने में मदद करता है कम्युनिकेशन। मोटिवेट एंड बूस्ट मोरल। ठीक, मोरल का मतलब होता है कि आपके मनोबल को बढ़ाने का काम करता है और आपको मोटिवेट करता है। ठीक, कम्युनिकेशन के माध्यम से कि अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम कर सकते हो, अरे तुमने कर लिया, वाह वाह बहुत अच्छा, बहुत सही। ठीक, इस तरह की बातों से, इस तरह के कम्युनिकेशन से आपके जो एम्प्लॉयज़ होता है उनका मनोबल बढ़ता है। और आप जब समय समय पर उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको आप बताते हैं ये बात कि जो कार्य वो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज़ का मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक, उनका जो वर्कर होता है उनका सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मबल, ठीक, वो उस आत्मबल का बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन की पूरी एफिशिएंसी बढ़ती है। इंश्योर्स इफेक्टिव कंट्रोल, पूरे कंपनी के ऊपर, एम्प्लॉयज के ऊपर एक अच्छे से कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन होता रहे। ठीक, क्या होता है, जो जूनियर्स होते हैं उनकी एक्चुअल जो है परफॉर्मेंस को मेजर करने में काम आता है और उसकी जानकारी टॉप मैनेजमेंट को देने में काम आता है। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ खराब हो रही है या खराब हो गई है, उसको टॉप मैनेजमेंट समय रहते ही सही कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नीचे से ऊपर तक कम्युनिकेशन होता रहे। ठीक, प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, व्यक्ति अपने आप को सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट महसूस करता है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत पैसा मिल रहा है पर बोलना अलाउड नहीं है, आप बिल्कुल चुप, सुबेरे आ जाइए, पूरे दिन काम करिए, अपने घर जाइए, बोल नहीं सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी जहाँ आप आते हैं, आपके 4 दोस्त मिलते हैं, आप बातें करते हैं, आपका मैनेजर है, आपके जूनियर हैं, आप सबसे बातें करते हैं, एक हंसी खुशी का माहौल बना रहता है। तो आपको दोनों सिनेरियो में कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर लगेगी? ऑब्वियस है दूसरी वाली, कि आप जहाँ पे राजी खुशी एक परिवार की तरह रह के बातचीत हंसते खेलते आप अपने घर चले जाएं। तो इससे क्या होता है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन है मतलब नौकरी के प्रति जो आपकी संतुष्टि है वो बढ़ती जाती है। और 10th एंड द लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे सबका मत सुना जाता हो। ठीक, कि एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उस फैक्ट्री में बहुत गर्मी होती है और एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि 5 यहाँ पे कुछ पंखे लगा दिए जाएं। ठीक, पर जो मैनेजर है वह उनकी बात नहीं सुनता है, वो क्या करता है, अपने कमरे में एक एसी लगवा लेता है पर उनके ऊपर एक पंखा नहीं लगवाता। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उससे नाराज़ हो जाएंगे और धीरे धीरे उनके मन में कंपनी के प्रति एक बुरी भावना आती जाएगी, जिससे उनकी वर्क में एफिशिएंसी कम होती जाएगी और इवेंचुअली कंपनी का नुकसान होता जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मजदूरों की भी मतलब अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने सबऑर्डिनेट्स की भी बातों को सुने। और ये इससे कैसे हो सकता है, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है। और बहुत ज़रूरी है कि इसी से एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बनता है। ठीक, क्यों, वर्कर को भी अलाउ किया जाता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे अब आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट खत्म होता है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन में आने वाली रुकावट। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी कम्युनिकेशन में बहुत फ्लुएंट नहीं होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन रुकावटों का सामना करना पड़ता होगा। तो हम उसको समझेंगे कि कितने प्रकार की कम्युनिकेशन के बीच में रुकावट आती है और उस रुकावट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।